प्रीवियस क्लास में आपको एक विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा रहा था। उसमें मैं एक एक्सचेंज रेट के बारे में समझा चुका हूँ जो था अपना फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। आज का जो अपना क्लास होने वाला है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर। एक्सचेंज रेट के दो सिस्टम होते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लेक्सिबल। तो आज हम जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं हम नम्य विनिमय दर प्रणाली, है ना, या लोचशील विनिमय दर प्रणाली। क्या होता है इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। Flexible rate of exchange is that rate which is determined by the demand and supply of the different currencies concerned in the foreign exchange market. Foreign exchange market में किसी भी मुद्रा के, किसी भी करेंसी के डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग उसका रेट फिक्स होता है, उसी को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, है ना। नम्य विनिमय दर प्रणाली वह दर है जो विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नम्य विनिमय दर मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। कहाँ पे? विदेशी मुद्रा बाजार में जो मांग और पूर्ति होती है उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सचेंज रेट जो है से वो विनिमय दर वो निर्धारित होता है। अब इसके भी कुछ मेरिट है और कुछ डिमेरिट है, कुछ लाभ है इस सिस्टम के और कुछ हानियां हैं। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लाभ की बात करते हैं। तो लाभ अगर देखा जाए तो सबसे पहला लाभ ये है कि इसमें गोल्ड रिजर्व नोट रिक्वायर्ड, जिसमें जो है गोल्ड का रिजर्व रखना बहुत ज़्यादा सरकारों के लिए जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो हम पिछली जो फिक्स्ड अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो उसमें जो अपना मुद्रा जितना भी करेंसी था वो क्या था, एक्सचेंजेबल था, किसके? गोल्ड के साथ, है कि नहीं। तो उसमें गोल्ड ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती थी, उसको रिक्वायर्ड पड़ती थी मुद्रा छापने के लिए, है ना, मुद्रा के लिए। लेकिन यहाँ पे गोल्ड की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। तो हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये फ़ायदा ये है कि देश को जितने भी कंट्रीज है उनको गोल्ड का ज़्यादा रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। दूसरा है वेंचर कैपिटल। इस टॉपिक को मैं समझाने के लिए पहले मैं जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था उसको मैं बताना चाहूँगा। उसमें क्या होता था कि $1 बराबर अगर 75 रुपये है तो 75 रुपये ही रहता था, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते थे, है ना। ऐसा नहीं होता था कि $1 बराबर 76 रुपये हो जाए, 77 रुपये हो जाए या 73 रुपये हो जाए। लेकिन अभी क्या है, अभी जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का था। इसमें क्या होता है, डॉलर का जो रेट है वो बढ़ते और घटते रहता है ना। तो इस वजह से लोग इस डॉलर का, यानी कि जो भी विदेशी रुपया है, जो भी विदेशी मुद्रा है, उसका उपयोग किस लिए करते हो, एक तरीके से आप कह सकते हो खरीदने और बेचते हैं ताकि वो लाभ कमा सके, है ना। खरीदते और बेचते हैं। जैसे कि $1 का रेट अगर 75 रुपया है तो अगर अगले दिन 76 रुपया होगा तो वो व्यक्ति उस डॉलर को बेच देगा और $1 उससे मुनाफा कमाएगा, फ़ायदा कमाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में डॉलर का या जो भी विदेशी मुद्रा है उसका खरीद बिक्री होता है, वेंचर कैपिटल के रूप में वह काम करता है। लेकिन यह पहले संभव नहीं था क्योंकि डॉलर का रेट फिक्स था, लेकिन अब फ्लेक्सिबल है, इसकी वजह से ये वेंचर कैपिटल के रूप में भी काम करता है। विदेशी मुद्रा का जो है खरीदा और बेचा जाता है, कहाँ पे? विदेशी मुद्रा बाजार में। तो हम इसी को कहते हैं वेंचर कैपिटल। तो एक तरीके कह सकते हैं कि ये मेरिट है इसका कि ये वेंचर कैपिटल के रूप में काम करता है। अगला है टॉपिक अपना संतुलन विनिमय दर। हमें मालूम है कि यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्सचेंज जो है, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, ये किसके अकॉर्डिंग निर्धारित होता है? ये डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दर जो निकल के आएगा, यहाँ जो रेट निकल के आएगा वो क्या होगा, वो संतुलित होगा, इक्विलिब्रियम होगा, है ना। इक्विलिब्रियम रेट होगा। कैसे? क्योंकि किसी मुद्रा का डिमांड होगा और फिर सप्लाई होगा, वहाँ पे इस वाले बिंदु पे ये डिमांड है, ये सप्लाई है, किसका? मुद्रा का, है ना। तो जितना अगर डिमांड कर रहे हैं उतने ज़्यादा सप्लाई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इस बिंदु पे जो रेट जो निकल के आएगा वो क्या होगा, वो संतुलित होगा, इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन ये उस समय जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था तो उस समय ये संभव नहीं था, क्योंकि जो डॉलर का जो रेट है या कोई भी जो करेंसीज का जो रेट है वो कौन निर्धारित करती थी? गवर्नमेंट के द्वारा उसका निर्धारण होता था। तो ये संभव नहीं था कि उसके मांग और पूर्ति दोनों वहाँ पे बराबर
हो उस डॉलर का, तो वहाँ पे संतुलित विनिमय दर नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है संतुलित दर, फ्लेक्सिबल जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, तो यहाँ पे संतुलित विनिमय दर होता है। अगला हम बात करते हैं डिमेरिट की। डिमेरिट में सबसे पहला डिमेरिट है मार्केट इनस्टेबिलिटी। आप तो जानती हैं कि किसी भी विनिमय दर का जो विनिमय दर है, जो वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे इस मार्केट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता रहता है, बढ़ते रहता है, कभी घटते रहता है। डॉलर का रेट कभी 75, कभी 76, कभी 73, है कि नहीं, 73, तो इस तरीके से बढ़ते रहता है। तो हम कह सकते हैं मार्केट इनस्टेबिलिटी होता है ना। मार्केट में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कब रेट का ज़्यादा हो जाए, कब कम हो जाए, है कि नहीं, पूरा एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इस वजह से मार्केट इनस्टेबिलिटी होता है और स्थिरता रहती है मार्केट में। नीति निर्धारण कठिन। हमें मालूम है कि पॉलिसी फॉर्मेशन बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए एक कंपनी है ए, इसको व्यापार करना है कंपनी बी से, जो कि रहती है ऑस्ट्रेलिया में, ये रहता है इंडिया में, है कि नहीं। अब इंडिया में रहता है, तो अब इसके लिए नीति बनाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो रेट है वो घटते बढ़ते रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो इसको नियम और इसके जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा उसको जो है ना, आप ऐसा पॉलिसी नहीं बना सकते कि उस एक ही पॉलिसी आपने बना ली पूरे साल की, तो पूरे साल में हो सकता है बढ़ते जाए उसका रेट, है ना। उस ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट अगर बढ़ते जाए तो आपको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, एक को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इनके बीच में जो भी पॉलिसीज बनते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं पॉलिसी, है ना, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसे पॉलिसीज होते हैं। और फिर अगर डॉलर का रेट अगर बढ़ा घटा, उसके अनुसार दोनों आपस में पॉलिसीज को फिर चेंज करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसमें यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी नहीं बन सकती, मोर देन 1 ईयर के लिए पॉलिसी नहीं बनती है, शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसीज बनती है, तो कम समय के लिए पॉलिसी बनती है, क्योंकि जो इसका जो रेट है, जो डॉलर का या मतलब जो भी है, जो करेंसीज का जो रेट है वो बहुत ही जल्दी घटते और बढ़ते रहता है। उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, इनके जो पॉलिसीज है उनमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसी बनता है। अगला है बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मैंने जानती है कि किसी दो कंपनी के बीच में, किसी दो देश के बीच में अग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ 1 साल तक हम ये काम करेंगे आपस में मिलकर, है कि नहीं, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना। तो उस केस में भी ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि दोनों, मान लीजिए ये है इंडिया से और ये है ऑस्ट्रेलिया से, है कि नहीं। आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा, है कि नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रुपी होगा। मान लीजिए पूरे साल अगर रुपी का अगर वैल्यू अगर बढ़ते रह गया, तो इनको क्या हो जाएगा, इनको फिर नुकसान हो जाएगा। हो सकता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट हमेशा बढ़ते रहे, तो इंडिया को नुकसान और ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा हो जाएगा। जो है ना, अग्रीमेंट बनाना बहुत ही मुश्किल, एक बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह पॉलिसी बनाना मुश्किल है, वैसे ही दो देशों के बीच में, दो कंपनियों के बीच में अग्रीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ कठिनाइयाँ थी, कुछ डिमेरिट थे इसके, और ये कुछ मेरिट हैं। तो बस यही था अपना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा पॉइंट को समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।